बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स। हमने 2 टाइप्स को डिस्कस करना है, जिनमें से फर्स्ट वन है थर्मल रिएक्टर और दूसरा है फास्ट रिएक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों रिएक्टर्स में क्या डिफरेंस है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज आपने टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स को डिस्कस करना है और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स। फर्स्ट वन इज थर्मल रिएक्टर एंड द सेकंड वन इज फास्ट रिएक्टर। इनमें से हम फर्स्ट जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है थर्मल रिएक्टर। डियर स्टूडेंट, थर्मल रिएक्टर का नाम थर्मल इसलिए रखा गया क्योंकि इस रिएक्टर में हम प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन्स की थर्मल एनर्जीज को रिड्यूस करते हैं और इन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को, जिनकी थर्मल एनर्जी हमने कम कर दी होगी, उन्हें हम यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट, आपने जो प्रीवियस टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा था उसमें हमने इन्हीं रिएक्टर्स को, मेरा मतलब है थर्मल रिएक्टर्स को, बड़ी डिटेल में देखा था। आज हम उसी प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप करेंगे अगेन टू एक्सप्लेन थर्मल रिएक्टर्स। डियर स्टूडेंट, थर्मल रिएक्टर्स में जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं वो है यूरेनियम 235। और आप जानते हैं यूरेनियम 235 को फिशन जनरेट करने के लिए एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। सो डियर स्टूडेंट, इस थर्मल रिएक्टर के कोर में हम जो फ्यूल यूज करते हैं वो एनरिच्ड होता है इन यूरेनियम 235। इन यूरेनियम 235 फ्यूल रॉड्स को हम डिप करते हैं हेवी वाटर में, और हेवी वाटर का यहाँ रोल होता है मॉडरेटर का। मॉडरेटर का मतलब है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को मॉडरेट, स्लो करने वाली चीज। सो यहाँ पर हम न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो है ड्यूट्रियम, जिसे आप हेवी वाटर भी कहते हैं। सो आपने फ्यूल रॉड्स को डिप कर दिया ड्यूट्रियम में, और कोर ही के अंदर जो तीसरी चीज आपको नजर आ रही है वो है न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर रॉड्स। और ये रॉड्स बनी होती हैं बोरॉन या कैडमियम की। बोरॉन और कैडमियम वो मटेरियल है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, और न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद ये मटेरियल अनस्टेबल भी नहीं होता। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जो थर्मल रिएक्टर का मेन कंपोनेंट कोर है उसमें 3 चीजें हैं। एक तो है यूरेनियम फ्यूल रॉड्स, और दूसरा है हेवी वाटर जो कि एज अ मॉडरेटर यूज होगा, और थर्ड वन है बोरॉन या कैडमियम रॉड्स, जिनको आप न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर के तौर पर यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस कोर में फिशन के प्रोसेस या एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे आप बाय यूजिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। जैसे ही ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन फ्यूल रॉड्स पर इंसिडेंट होगा तो यूरेनियम 235 कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 236 में। जैसे ही ये यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हुआ तो आपने ये वाली मल्टीपल पॉसिबिलिटीज पढ़ी थी कि यूरेनियम 236 इन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। इन 4 पॉसिबिलिटीज में से हमने फर्स्ट वन पॉसिबिलिटी की एनर्जी कैलकुलेट की थी। फर्स्ट वन पॉसिबिलिटी ये है कि जब यूरेनियम 235 पर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया, वो ट्रांसफॉर्म हुआ यूरेनियम 236 में, और फिर ये यूरेनियम 236 स्प्लिट हो गया बेरियम और क्रिप्टॉन में, along with the release of 3 न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी। यहाँ इस एनर्जी की वैल्यू है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि अगर एक यूरेनियम 235 स्प्लिट होगा तो जनरेट होंगे 3
फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। इस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फैक्टर को आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 3 न्यूट्रॉन्स। ये 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर यूरेनियम 235 के साथ इंटरेक्ट करेंगे और आप देख रहे हैं कि 3, 3, 3 यानी टोटल 9 न्यूट्रॉन्स फर्दर प्रोड्यूस हुए। ये 9 न्यूट्रॉन्स फर्दर 27 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे और ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 का एक साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ऑब्वियसली एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। इस प्रोसेस में जो 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑब्वियसली उन्हें आप स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स बनाएंगे क्योंकि जिस वक्त वो जनरेट होते हैं तो उनकी एनर्जीज बहुत बहुत ज्यादा होती हैं। अराउंड 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी होती है, जबकि हमें यूरेनियम 235 में स्प्लिटिंग का प्रोसेस जनरेट करने के लिए 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन चाहिए। सो हमें इस ह्यूज एनर्जी से नीचे एनर्जी लाने के लिए यूज करना पड़ता है हैवी वाटर, क्योंकि हैवी वाटर में जब ये न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते हैं और इस कोलिजन के प्रोसेस में न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी स्लो कर लेते हैं और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बिकॉज ऑफ ड्यूट्रियम जो जनरेट हुआ, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, उसे फिर आप फर्दर फिशन के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कोर में जो ड्यूट्रियम या हैवी वाटर आपने यूज किया उसको बॉइलिंग से भी आपने प्रिवेंट करना है, क्योंकि अगर ये बॉयल हो गया तो ये ऑब्वियसली एवेपोरेट हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि ये एवेपोरेट हो। सो इसको बॉइलिंग से प्रिवेंट करने के लिए आप प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की टर्म यूज करेंगे, जिसका मतलब है कि आप इस कोर में इतना ह्यूज प्रेशर जनरेट कर देंगे कि ड्यूट्रियम या हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए और ये बॉयल ना हो सके। सो ये बहुत ज्यादा हीट कैरी करते हुए जब इन पाइप्स में मूव करता है तो ये हैं कंडक्टिंग पाइप्स, और ये पाइप्स आपने हीट एक्सचेंजर के अंदर से पास किए और हीट एक्सचेंजर कैरी कर रहा है नॉर्मल वाटर, और ये नॉर्मल वाटर जैसे ही हीट कंडक्ट होगी तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और एक ह्यूज टेम्परेचर वाली स्टीम जनरेट करेगा। यहाँ जो स्टीम जनरेट होती है उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आप पाइप के थ्रू इस स्टीम को मूव करेंगे और फॉल करेंगे टरबाइन पर। जैसे ही ये टरबाइन इस स्टीम को रिसीव करेगी तो स्टीम के प्रेशर की वजह से टरबाइन मूव करना स्टार्ट कर देगी और ये टरबाइन अटैच हुई है जनरेटर के साथ। जैसे ही टरबाइन डियर स्टूडेंट्स मूव करेगी तो आपने पढ़ा हुआ है कि टरबाइन मूवमेंट से जनरेटर में जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को फिर आप किसी भी यूजफुल पर्पस के लिए थ्रू ट्रांसफार्मर या पोल्स ट्रांसमिट करेंगे और यूज करेंगे। यहाँ टरबाइन पर जो स्टीम आएगी उसे आपने दोबारा कंडेंसेशन के प्रोसेस से ट्रांसफॉर्म कर लेना है वाटर में, और फिर आपने देखा कि कैसे इस वाटर को आप एक पंप के थ्रू हीट एक्सचेंजर तक दोबारा ट्रांसफर कर लेंगे। सो आपने देखा कि इस पूरे प्रोसेस में ड्यूट्रियम ने हीट को हीट एक्सचेंजर के अंदर कंडक्ट किया और फिर आपने हीट एक्सचेंजर में मौजूद वाटर से जनरेट होने वाली स्टीम से टरबाइन को मूव करके एक यूजफुल एनर्जी प्रोडक्शन की। डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ कोर में न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर रॉड्स भी नजर आई, जो कि मैंने आपको बताया कि वो बनी होती हैं बोरॉन या कैडमियम की। आपने देखा कि किस तरह जब आप बोरॉन या कैडमियम रॉड्स को डिप करते हैं तो न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर रही हैं। सो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन रेट अगर आपको ज्यादा चाहिए, आप चाहते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन कम हो
और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएं तो आप इन रॉड्स को ज़्यादा डिप कर देंगे, सो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, सो इसका मतलब आप कम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं, तो आप इन रॉड्स को अपवर्ड मूव करेंगे तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसमें जो आपने यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल यूज किया, उसकी अगर हम नेचुरल यूरेनियम में अमाउंट देखें तो वो कुछ इस तरह से है। नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन है 0.72%, जबकि यूरेनियम 238 99.28% है। आप सोच रहे होंगे कि यूरेनियम 238 जो इतनी ह्यूज अमाउंट में मौजूद है, इसे हम क्यों यूज नहीं करते, और यूरेनियम 235 जो एक बहुत माइनर अमाउंट में है उसे हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ जब हम यूरेनियम 235 को यूज करते हैं तो नेचुरल यूरेनियम को एक एनरिचमेंट के लॉन्ग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिससे हम नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन को 2% से 4% तक इंक्रीज करते हैं, और फिर इसको हम एज अ फ्यूल रिएक्टर में यूज करते हैं। ये यूरेनियम एनरिचमेंट एक मुश्किल काम है, इसीलिए यूरेनियम 235 बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। अब आपका क्वेश्चन ये था कि हम यूरेनियम 238 को क्यों यूज नहीं कर सकते। यूरेनियम 238 और 235 में डिफरेंस ये है, यूरेनियम 235 फिशन जनरेट कर सकता है बाय अ स्लाइट डिस्टर्बेंस ऑफ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, जबकि यूरेनियम 238 फिशनेबल मटेरियल नहीं है। लेकिन हमने इसी यूरेनियम 238 को यूज करके एक और रिएक्टर बनाया, जिसे हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्टर यानी फास्ट रिएक्टर का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, मैन मेड रिएक्टर्स में जो यूरेनियम 238 का यूजेज है, उसमें यूरेनियम 238 डायरेक्टली एनर्जी प्रोडक्शन में यूज नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली हम यूरेनियम 238 जो कि फिशनेबल नहीं है, उसको हम प्लूटोनियम में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और प्लूटोनियम 239 फिशनेबल मटेरियल है जो कि फिशन के प्रोसेस से फर्दर एनर्जी जनरेट करेगा। सो इसका मतलब कि यूरेनियम 238 को भी हम यूज करेंगे, लेकिन इस रिएक्टर का नाम होगा फास्ट रिएक्टर। हम इसे फास्ट रिएक्टर क्यों कह रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि जब आपने यूरेनियम 238 के न्यूक्लियाई को स्प्लिट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसके लिए हमें स्लो मूविंग नहीं बल्कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन रिक्वायर्ड है। सो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन रिक्वायरमेंट की वजह से इसका नाम रखा गया फास्ट रिएक्टर। डियर स्टूडेंट, यूरेनियम 238 पर जैसे ही एक फास्ट न्यूट्रॉन इंसिडेंट हुआ तो बना यूरेनियम 239। यूरेनियम 239 करेगा बीटा डिके और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा नेपच्यूनियम में विद इन 23.5 सेकेंड्स, और फिर नेपच्यूनियम 239 फिर एक बीटा डिके करेगा और विद इन 2.35 डेज ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्लूटोनियम 239 में। ये प्लूटोनियम 239 फिशनेबल मटेरियल है, ये फर्दर फिशन करेगा और एनर्जी जनरेट करेगा, और इसकी एनर्जी प्रोडक्शन से हम एनर्जी रिसीव करेंगे फ्रॉम द रिएक्टर। अब अगर हम एक फास्ट रिएक्टर की कंस्ट्रक्शन देखें तो वो भी कुछ प्रीवियस रिएक्टर से रिजेंबल करती है, बट विद स्लाइट डिफरेंसेस। इस रिएक्टर के कोर में अगेन आपको नेचुरल यूरेनियम फ्यूल नजर आया, और आपको इसके सराउंडिंग में एक यूरेनियम 238 ब्लैंकेट नजर आएगा।
ये ओरिजिनल ब्लैंकेट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये यूरेनियम 238 इसको कंप्लीटली कवर करता है सराउंडिंग में, इसलिए इसे यूरेनियम 238 ब्लैंकेट का नाम दिया गया। आप देख रहे हैं कि इस कोर में आपको सराउंडिंग में येलो ऑरेंज या येलो रेड कलर में एक लिक्विड नजर आ रहा है। ये है लिक्विड सोडियम। यहाँ पर हम लिक्विड सोडियम को एज अ कूलेंट या एज अ सोर्स फॉर कंडक्शन ऑफ हीट यूज करते हैं, क्योंकि इस रिएक्टर में हमें रिक्वायर्ड हैं फास्ट न्यूट्रॉन। सो हमें यहाँ न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए हेवी वाटर एज अ मॉडरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। सो जब हमने लिक्विड सोडियम को यूज किया तो लिक्विड सोडियम की ये क्वालिटी है कि वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करता और इसकी हीट कैपेसिटी बहुत बड़ी है। सो इस बड़ी हीट कैपेसिटी की वैल्यू की वजह से ये हीट बड़े आराम से कंडक्ट करेगा। सो डियर स्टूडेंट, आप अगर देखें तो आप एक पंप के थ्रू लिक्विड सोडियम को कोर में पंप करेंगे। कोर के अंदर वही प्रोसेस जो अभी मैंने आपको बताया कि आपने एक फास्ट न्यूट्रॉन से यूरेनियम 238 को किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है प्लूटोनियम में, वो जरा हम कोर में भी डिस्कस कर लेते हैं। कोर में लगा हुआ यूरेनियम फ्यूल, उस यूरेनियम फ्यूल में से यूरेनियम 235 पहले एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से डिसइंटीग्रेट होगा। जैसे ही वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसने जनरेट किए 3 न्यूट्रॉन्स जो के हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। अब ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन लिक्विड सोडियम में से क्रॉस करते हुए यूरेनियम 238 के ब्लैंकेट को हिट करेंगे। हम इन्हें स्लो नहीं करेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है। जैसे ही ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 के ब्लैंकेट को हिट करेंगे, वो ट्रांसफॉर्म होगा यूरेनियम 239, देन नेप्टूनियम 239 एंड देन प्लूटोनियम 239 विद द हेल्प ऑफ बीटा डिकेज। ये प्लूटोनियम 239 यहाँ फर्दर फिशन करेगा और हीट एनर्जी जनरेट होगी, और इस हीट एनर्जी की वजह से लिक्विड सोडियम हीट अप होगा और इस हॉट लिक्विड सोडियम को आप इन पाइप्स के थ्रू हीट एक्सचेंजर में मूव करेंगे। हीट एक्सचेंजर में आपको ब्लू कलर लिक्विड नजर आ रहा है। ये नॉर्मल वाटर है जो लिक्विड सोडियम की हीट को पाइप्स के थ्रू, जो कि कंडक्टिंग पाइप्स हैं, एब्जॉर्ब करेगा और ऑब्वियसली स्टीम जनरेट करेगा। इस स्टीम को अगेन आप पाइप के थ्रू टरबाइन की तरफ मूव करेंगे। टरबाइन इस स्टीम प्रेशर की वजह से मूव करेगी और साथ कनेक्टेड जनरेटर जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को आप फर्दर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। यहाँ अगेन आप कंडेंसर देखेंगे जो स्टीम को कंडेंसेशन के प्रोसेस से दोबारा वाटर में ट्रांसफॉर्म करेगा और वो वाटर अगेन मूव करेगा टूवर्ड्स द हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर जो हमने लिक्विड सोडियम यूज किया है उसका एक प्रॉब्लम भी है, और वो प्रॉब्लम ये है कि लिक्विड सोडियम अगर कहीं इस कोर में या हीट एक्सचेंजर में कहीं पर अगर कोई लीकेज है तो उस लीकेज की वजह से अगर लिक्विड सोडियम एयर के साथ इन कांटेक्ट आता है तो एयर के साथ इन कांटेक्ट आने पर ये बर्न होकर एक वाइट फोमी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जनरेटर का या आपके रिएक्टर का सारा फंक्शन शट डाउन हो जाता है और ये रिएक्टर रुक जाता है। एक दफा इसी तरह लिक्विड सोडियम ने एयर के साथ इन कांटेक्ट में आने की वजह से रिएक्टर को रोक दिया, तो ऑलमोस्ट 10 to 14 years लगे उस रिएक्टर को दोबारा ओरिजिनल स्टेट में रिकवर करने के लिए। सो इसको यूज करते हुए बहुत ही केयरफुली यूज करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, इसमें कोर में आप प्लूटोनियम ऑक्साइड और यूरेनियम ऑक्साइड का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। ऐसे रिएक्टर को हम कहते हैं मॉक्स रिएक्टर,
जिसका मतलब होता है मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स रिएक्टर। इसमें यूज होने वाला यूरेनियम ऑक्साइड, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, इसलिए कोर का टेम्परेचर बहुत ह्यूज अमाउंट में आप इंक्रीज कर सकते हैं और इस ह्यूज टेम्परेचर को फिर आप हीट एक्सचेंजर की तरफ मूव करवाएंगे और एक ह्यूज टेम्परेचर स्टीम जनरेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें जो आपका फास्ट रिएक्टर है, इसमें फ्यूल की अमाउंट हमें कंपेयर टू यूरेनियम 235 रिएक्टर बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है। इसलिए यूरेनियम 238 का जो क्रिटिकल मास है कंपेयर टू यूरेनियम 235 ज्यादा रखना पड़ता है। ये तो था कि इसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट यूरेनियम 235 के कंपैरेटिवली कैसी होती है, लेकिन इसका हमें एक एडवांटेज भी है और वो ये कि फास्ट रिएक्टर्स में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें ऑलमोस्ट सारे फिशन के प्रोसेस को वेस्ट मटेरियल में से रिएक्टर यूज कर लेता है। सो रिएक्टर में जो वेस्ट बचता है उसमें रेडियो एक्टिविटी का फैक्टर बहुत कंपैरेटिवली यूरेनियम 235 वाले रिएक्टर के कम होता है। सो इसका वेस्ट उतना डेंजरस नहीं होता जितना यूरेनियम 235 या थर्मल रिएक्टर का था। डियर स्टूडेंट, ये तो थे कि आपके यूरेनियम 235 को यूज करते हुए जो थर्मल रिएक्टर है वो, और यूरेनियम 238 को यूज करते हुए फास्ट रिएक्टर में क्या डिफरेंस थे। डियर स्टूडेंट, दोनों ही रिएक्टर अपनी अपनी जगह पर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं विद स्लाइट डिफरेंसेस। डियर स्टूडेंट, ये तो थे कि किस तरह रिएक्टर की 2 टाइप्स को आप डिस्क्राइब करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद रेडियो एक्टिविटी, फिशन और फ्यूजन से रिलेटेड टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज।